एक विधवा महिला थाने पहुंचती है और पहुंचकर वहां से रो रो कर थाना इंचार्ज के पास जाने की गुहार लगाती है। लेकिन सिपाही उसको रोक रहे होते हैं, कहते हैं कि नहीं, तुमको नहीं जाना है। लेकिन महिला बार बार रिक्वेस्ट करती है, विनती करती है। तो इस पर जो कांस्टेबल होता है, फिर वहाँ के जो चौकी इंचार्ज होते हैं, उनसे बात करवाता है। उस महिला को उनके पास लेकर के जाता है। जब महिला से थाना इंचार्ज पूछते हैं कि आखिर बात क्या है, क्या बात है, क्यों मिलना चाहती हो। इस पर जो महिला होती है वो रो रो कर कहती है कि मैं विधवा हूँ, लेकिन मुझे एक लड़के ने मेरे साथ ज़बरदस्ती किया और उसने मुझे मेरे साथ रेप किया कई महीनों तक। उसके बाद मुझे प्रेग्नेंट कर दिया है। अब जब मैं शादी करने के लिए उससे कह रही हूँ तो शादी करने के लिए नहीं मान रहा है। अब जब थाना इंचार्ज इस बात को सुनते हैं तो वो सोचने लगते हैं और सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि आखिर इस महिला के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इस महिला की तो दुनिया पहले से उजड़ चुकी है। लेकिन आखिर अब किया भी क्या जा सकता है। जिस लड़के ने ये अन्याय, ये गलती किया है, अपराध किया है, उसको सजा तो मिलेगी ही। इस महिला को सांत्वना दी जाती है और पूछा जाता है कि आखिर वो लड़का कौन है। और जो महिला होती है वो लड़के का नाम बताती है और साथ ही साथ वो बताती है कि वो उस लड़के का नाम दिनेश है। और जो थाना इंचार्ज होते हैं जब वहाँ पहुँचते हैं तो वाकई उनके जो होश है वो उड़ जाते हैं उस लड़के को देख करके। और सभी लोग हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। उसके बाद जो थाना इंचार्ज होते हैं उन्होंने जो कठोर कदम उठाया वो वाकई अपने आप में हैरान कर देने वाला होता है, परेशान कर देने वाला होता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश। वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज जिस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ, ये सच्ची घटना झारखंड की है। झारखंड का एक जिला लगता है बाकुड़, और इसी बाकुड़ का एक थाना लगता है महेशपुर, और इसी महेशपुर थाने का एक गांव लगता है बेनिया गांव। इसी गांव का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम राम मनोहर होता है, उनकी धर्मपत्नी होती है जिनका नाम फूलमती होता है। इनका एक बेटा होता है जिस बेटे का नाम रमेश होता है। रमेश अपने परिवार के साथ बेहद सुखी अपना जीवन व्यतीत कर रहा होता है। और इधर जो परिवार वाले होते हैं वो सोचते हैं कि रमेश की शादी करा दी जाए। लेकिन जो रमेश है वो शादी करने के लिए तैयार नहीं होता है, लेकिन आखिर शादी तो करनी ही थी। अब इसीलिए जो राम मनोहर होते हैं वो शादी की बातचीत करते हैं और बगल के ही गांव में रिश्ता तय हो जाता है। रिश्ता तो तय हो जाता है, सब कुछ इसके जीवन में अब सब कुछ सही चलने लगता है। लगभग 1 साल का दिन रखा जाता है। 1 साल के दौरान फिर इनकी शादी होती है, यानी कि फरवरी 2017 में इनकी शादी हो जाती है। और शादी होने के बाद से ये लोग अपना जो जीवन है वो बहुत ही अच्छे तरीके से व्यतीत करने लगते हैं। शादी की जो पहली रात आती है वो भी बीत जाती है। उसके बाद इन लोगों के जो जीवन का दिनचर्या होती है वो बराबर तल चलने लगती है। और ऐसे ही ये सब कुछ इनके जीवन में चल रहा होता है। सब कुछ इनके जीवन में तो वैसे ही चल रहा था, लेकिन एक दिन जो रमेश होता है वो कहता है कि आखिर वो क्या करे, और आखिर यहाँ पर उसके कमाने से कुछ ऐसा गुजारा हो नहीं पा रहा है। इसीलिए वो जाना चाहता है कमाने, तो वो रांची चला जाता है। रांची चला जाता है कमाने के लिए। वहाँ से कुछ दिन कमाता है, यानी कि लगभग 3 या 4 महीने करीब रहता है। लेकिन वहाँ से जब उसकी तबीयत है वो बिगड़ने लगती है। अब इसलिए वो अपने माँ से, अपने पिताजी से बातचीत करता है और कहता है कि अब उसकी यहाँ पर तबीयत खराब हो जा रही है और उसका जो कमा रहा है वो सारा पैसा उसी में चला जा रहा है। अब इसीलिए वो घर आना चाहता है और आकर वहीं पर कमाएगा धमाएगा। जो उसके पिताजी होते हैं यानी राम मनोहर जी होते हैं और फूलमती उनकी माँ होती है, वो कहती हैं कि ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, चले आओ। अब इस पर जो रमेश है वहाँ से ट्रेन पकड़ता है और ट्रेन पकड़ करके सीधा वो घर आता है। घर आने के बाद से यानी कि फरवरी 2017 में इसकी शादी हो जाती है और यही कोई 4-5 महीने बाद वो गया रहता है। और फिर वही नवंबर महीने में वो चला आता है। आने के बाद से यहीं पर वो काम धाम करने लगता है अपना, और काम धाम का जो सिलसिला है वो चल रहा होता है। सब कुछ सही चल रहा होता है। हालांकि यहाँ पर जो रमेश है वो बिजली का काम किया करता था और जो भी उससे पैसे रुपये मिला करते थे उससे अपने घर का गुजारा किया करता था। इधर जो रमेश की जो पत्नी है जिसका नाम सोनी होता है, सोनी बेहद खूबसूरत थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि उसकी खूबसूरती के चर्चे पूरे मोहल्ले में होते, पूरे गांव में थे। अब इसीलिए ये सिलसिला उनका चल रहा होता है और हर कोई उसको देखना चाहता था, लेकिन कोई देख नहीं पाता था। रमेश इधर इसके शादी के लगभग 1 साल जब कंप्लीट हो जाते हैं, फिर कुछ ही समय बाद से यानी कि लगभग 2018 का ही जो महीना है वो अक्टूबर के महीने में एक गांव में बिजली टूट गई रहती है, यानी तार टूट गया रहता है। अब उसी को जो रमेश है वो पोल पे चढ़ करके जोड़ रहा होता है।
उसने शट डाउन लिया हुआ था, लेकिन किसी कारणवश जो यूनिट है उनकी, जो सर्कल के जो अलग अलग क्राइटेरिया जो लोग होते हैं वो आते हैं, तो पता नहीं कैसे गलती से या फिर कैसे वहाँ से जो पावर है वो ऑन कर दी जाती है। अब जैसे ही पावर ऑन होती है, रमेश के हाथ में, दोनों हाथ में तार होता है और वहाँ पर उसी खम्भे पे वो जल के तड़प तड़प के वहीं पर मर जाता है। मरने के बाद से पूरे गांव में हाहाकार मच जाता है कि जो रमेश है उसको बिजली मार दी है, वो मर गया है। सभी लोग आनंद फानन में दौड़ते भागते पहुंचते हैं, यहाँ तक कि जो उसकी पत्नी है सोनी वो भी पहुंचती है। सभी लोगों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, क्या कि कोई करे भी तो क्या करे। अब ऐसे ही ये सिलसिला आखिर कब तक कोई बर्दाश्त करता। और लगभग दूसरे दिन, यानी कुछ दिन, मंगलवार का दिन होता है। मंगलवार के दिन जो घर के लोग होते हैं उसकी बॉडी का दाह संस्कार कर देते हैं, और उसके बाद जो प्रक्रिया होती है जो तेरही की, ये सारी प्रक्रिया की जाती हैं। करने के बाद से जो बहू है आखिर सोनी, अब वो करेगी क्या, अभी तो वो जवान है, अभी शादी के लगभग 1-1.5 साल ही कंप्लीट हुए हैं, तो अब वो क्या करेगी। तो लेकिन अभी कोई इस बारे में कोई जिक्र नहीं करता है, यानी कि लगभग जब 6 महीने का दिन गुजर जाता है तो रमेश जो के पिताजी जो राम मनोहर होते हैं वो कहती हैं कि बेटी एक काम करो, तुम अपने मायके चली जाओ, अभी तुम्हारी ज़िंदगी पूरी पड़ी हुई है, तो यहाँ पर तुम आखिर कब तक रहोगी, और तुम्हारा जीवन यहीं से नहीं खत्म होने वाला है, अभी तुमने जीवन की शुरुआत की है। इस पर जो सोनी होती है वो कहती है कि नहीं पिताजी, अब वो नहीं जाएगी, अब वो अपना जीवन रमेश की विधवा के रूप में ही काटेगी और यहीं पर रहेगी, पूरा जीवन उसका यहीं पर बीतेगा। अब जब राम मनोहर सुनते हैं तो फिर वो कुछ बोल नहीं पाते हैं। वो कहते हैं अपनी पत्नी को कि आप फिर से समझाओ, इसका दिमाग खराब हो गया है। जो सोनी है उसके पिताजी भी आते हैं, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता है। सभी लोग समझा करके थक जाते हैं, लेकिन जो सोनी है वो सुनने का नाम ही नहीं लेती है। अब इसीलिए जो सोनी है वहीं पर रह रही होती है। लगभग 1 साल से जब ऊपर का समय गुजर जाता है, यानी कि साल 2019 का वही कोई ये नवंबर दिसंबर का महीना होता है, ठंडी का, लेकिन सारी ज़रूरतें तो सोनी की पूरी हो रही थी, लेकिन एक ज़रूरत जो उसकी होती है वो कोई पूरी ही नहीं कर पा रहा था, यानी कि जो उसके जिस्म की आग है, अब वो उसको कोई कौन कैसे बुझाए। अब इसीलिए जो सोनी है वो परेशान थी, क्या कि वो करे भी तो क्या करे। अब किसी से वो अपने दिल की बात भी नहीं कह सकती थी, अगर किसी से प्रेम प्रसंग चलाएगी तो फिर बड़ा ही दिक्कत हो जाएगी, बदनामी हो जाएगी। अब इसीलिए जो सोनी है वो अपनी मन की भावनाओं को दबाए हुए थी, वो दबा करके पड़ी हुई रहती है। लेकिन उसकी नज़र एक लड़के पर पड़ती है जिसका नाम दिनेश होता है। दिनेश की उम्र क्या थी इसका आप अंदाज़ा इस कहानी में खुद लगा लेंगे, मैं आपको नहीं बताऊंगा, और कहानी के लास्ट तक जाते जाते बता ही दूंगा। जो दिनेश है, दिनेश की हाइट छोटी होती है, और दिनेश दिखने में भी बेहद खूबसूरत होता है, स्मार्ट होता है। तो जो सोनी होती है वो अब उसके पिता जो ससुर है राम मनोहर, वो कहीं चले जाते हैं, यानी काम पे चले जाते थे। फूलमती है यानी जो उसकी सास है, वो बूढ़ी तो थी, ज़्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी वो इधर से चली जाया करती थी। तो फिर उसको कोई भी अगर ज़रूरत रहा करती थी तो वो दिनेश को बुला लिया करती थी। दिनेश आया करता था तो सारी उसकी जो ज़रूरतें थी वो पूरी किया करता था, और साथ ही साथ वो दिनेश को पढ़ाया भी करती थी। यानी कि चलिए कहीं ना कहीं जो दिनेश की उम्र है लगभग यही कोई 15 साल के करीब होती है। मैंने कहा भी था कि आपको मैं बता दूंगा, दिनेश की उम्र 15 साल है, लेकिन वो लगता था 20-21 साल का। अब इधर दिनेश जो भी काम रहता था इसका सोनी का वो किया करता था, वक्त तेजी से कट रहा था। एक दिन घर में कोई नहीं होता है, जो सोनी है वो नहा करके निकली रहती है, और नहाने के बाद से जब वो बाथरूम से निकल करके बाहर आती है तो उसी टाइम पे जो दिनेश होता है उसी कमरे में बैठ करके पढ़ाई कर रहा होता है। और जो सोनी है वो कमरे में पहुंचती है तो दिनेश को कहती है कि एक काम करो तुम बाहर चले जाओ, लेकिन जो दिनेश है वो कहता है कि ठीक है, लेकिन सोनी कहती है कि एक काम करो कि तुम मुँह ही अपना उधर कर लो, मैं कपड़े बदल लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब जो सोनी है वो वहीं पर अब कपड़े बदलने लगती है, लेकिन अपने बदन से जैसे ही तौलिया हटाती है तो दिनेश की निगाहें शीशे में उसकी तरफ चली जाती है। अब दिनेश उसको पूरी तरीके से जब नग्न अवस्था में देख लेता है तो वो खुद ही बेचैन होने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करता, सोनी ही अपना जादू उस पर चलाने लगती है, और कहीं ना कहीं जब वो पढ़ाती थी दिनेश को तो उसके अलग अलग हिस्सों को छुआ करती है, उसके कभी होठ को, कभी गालों को, कभी हाथों को छुआ करती है। अब आज तो मौका था, क्योंकि जो राम मनोहर है वो भी घर पे नहीं होते हैं और फूलमती भी अपने मायके गई रहती हैं।
तो वो अब कहीं 2-3 दिन में आने वाली होती है, और राम मनोहर एक बार काम पे चले जाया करते थे तो वो शाम को आते थे, और इधर कोई दिक्कत भी नहीं थी। अब इसीलिए अब यहीं से उनका सिलसिला शुरू होता है, यानी कि दिनेश और ये सोनी, इन दोनों के बीच में अब वहीं से शारीरिक संबंध बनना शुरू हो जाता है, और ये सिलसिला शुरू ही रहता है। लगभग ऐसा करते करते इन दोनों को जब भी मौका मिला करता है, ये एक दूसरे के एक पास जाते हैं और एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, और ये सिलसिला ऐसे ही बढ़ रहा था, चल रहा था, सब कुछ इनके जीवन में सही चल रहा था। लेकिन एक दिन, यानी कि साल 2020 का लास्ट हो जाता है, यानी कि लगभग ऐसा करते करते इन लोगों के 1 साल से ऊपर गुजर जाते हैं। हालांकि जो भी चाहिए होता था, जो भी ज़रूरत हुआ करती थी, ये सारी ज़रूरतें पूरी हो जाया करती थी, और यानी कि कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन का यूज होता था। अब पहले तो दिनेश को थोड़ा सा अजीब लगता है, नहीं करने का मन करता था, लेकिन अभी उसकी आदत में आ चुका था, उसको भी पसंद हो गया था कि अब वो उसके साथ संबंध बनाए, वो भी उसके बिना नहीं रह पा रहा था। लेकिन अब बात फंस जाती है इधर साल 2020 के लास्ट तक जाते जाते, ये सोनी है, सोनी के पेट में दर्द होने लगता है। सोनी अब सोचती है कि अब क्या करे, उसके पेट में तो दर्द हो रहा है, तो इसलिए पहले वो दिनेश से कुछ दवाएं मंगाती है पेट दर्द की। दिनेश ला करके दवाएं भी देता है, लेकिन जो सोनी है उसके पेट का जो दर्द है वो सही नहीं होता है। अब इसीलिए वो सोचती है कि अब एक काम करते हैं कि डॉक्टर को दिखा लेते हैं। वो अपने ससुर से पैसे लेती है और लेकर के वो सीधा हॉस्पिटल पहुंचती है, और महिला हॉस्पिटल में पहुंचती है और वहाँ पर अपना चेकअप करवाती है। चेकअप कराया था, चेकअप के दौरान जब अल्ट्रासाउंड किया जाता है तो अल्ट्रासाउंड में पता चलता है कि वो 3 महीने की पेट से, यानी कि प्रेग्नेंट है। जैसे ही डॉक्टर उसको बताती है कि बधाई हो, तुम माँ बनने वाली हो, जैसे ही इस बात को सुनती है तो उसके पैरों तले मानो जमीन खिसक जाती है। और जैसे वो सुनती है कि माँ बनने वाली है तो फिर वो हैरान रह जाती है, परेशान रह जाती है, तो आखिर वो करे भी तो क्या करे। अब वहाँ पर तो उस दिन तो कुछ नहीं बोलती है, वहाँ से चुपचाप चली जाती है घर पे। अब रोना धोना उसका शुरू था, आखिर वो करे भी तो क्या करे। चूँकि अब फिर वो सोचती है कि फिर क्या है, जाती है तो डॉक्टर से अबॉर्शन की बात करती है, कहती है कि उसको अबॉर्शन करवाना है, लेकिन जो डॉक्टर है वो अबॉर्शन करने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि जो बच्चा है वो 3 महीने से जब ऊपर का हो चुका था, उसकी धड़कन बन गई थी, तो फिर कहीं ना कहीं अब अबॉर्शन करना ये कानूनी जुर्म भी है, खिलाफ भी है कानून के। तो अब इसीलिए वो सोचती है कि क्यों ना अब शादी कर लिया जाए, क्योंकि उसकी जो उम्र थी लगभग अब 24-25 साल के करीब थी, और इधर जो दिनेश था, दिनेश की उम्र लगभग 17-18 साल के करीब हो गई थी, 18-19 साल की। तो सोचती है कि शादी कर ले, लेकिन जो दिनेश है, दिनेश के से जब बातचीत करती है वो कहती है कि अब उसको शादी करनी है उससे। तो दिनेश कहता है कि अभी तो वो बच्चा है, अभी तो उसने 18 साल भी पार नहीं किया है, और ये बातें क्या कर रही हो आप। अब जैसे ही सोनी इस बात को सुनती है वो परेशान हो जाती है कि आखिर वो क्या करे। अब इसीलिए वो हैरान थी, परेशान थी। चूँकि बात ये थी कि दिनेश की उम्र जो आधार कार्ड से थी वो लगभग 17 साल कंप्लीट हो गई थी, लेकिन उसकी जो एक्चुअल एज होती है वो अभी 16.5 साल के करीब थी, और वो दिखने में भी लड़का मासूम ही लगता था। ऐसा उसको देख करके ऐसा लगता था कि वो 14-15 साल का ही लड़का है, अब इस प्रकार का उसको देख करके लगता था। बार बार दबाव बनाती है, लेकिन कहीं से भी कोई भी सफलता हाथ नहीं लगती है। अब इसीलिए जो सोनी है परेशान होकर के अब अपने घर वालों से बताती है, कहती है कि इस लड़के ने मेरे साथ जबरदस्ती की है, रेप किया है, और रेप करने के बाद मुझे प्रेग्नेंट कर दिया है। मैं बार बार मना करती थी, लेकिन ये नहीं माना, और एक दिन चोरी से मेरे साथ आकर के सो जाता, मुझे नींद की दवा खिलाता है, और रात को जब आप लोग नहीं थे तो उस दिन इसने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया था। यानी कि अभी इधर ही, यानी कि 2020 वाले महीने में 3 महीने पहले, यानी कि लगभग 3 महीने पहले ही उसने दवा खिलाई थी, और दवा खिला करके उसको बेहोश किया था, और वहीं से शारीरिक संबंध बनाया था। अब ये बातें जब राम मनोहर सुनते हैं तो वो सोचते हैं कि काम करते हैं कि क्यों ना जो दिनेश है, दिनेश से सोनी की शादी करवा दी जाए, क्योंकि लड़का खाएगा पिएगा तो जल्दी बड़ा हो जाएगा, और सोनी के साथ भी रह लेगा, सोनी का जीवन भी सुधर जाएगा। लेकिन जब दिनेश के घर वालों से बातचीत की जाती है तो दिनेश के परिवार वाले मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। वो कहते हैं कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, मेरा लड़का अभी कितने साल का ही है, और वो कहाँ 25, 26 साल की, ये रिश्ता हो ही नहीं सकता। अब जब सोनी एकदम परेशान हो जाती है, हैरान रहती है कि आखिर वो क्या करे, तो अब फिर वो जाने की धमकी देती है कि वो पुलिस के पास जाएगी। तो परिवार वाले कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप चली जाओ। तो सोनी है वो सीधे थाने पहुंचती है, यानी कि उसी महेशपुर थाने में पहुंचती है, और वहाँ पर जा करके अपनी सारी बातें बताती है। और वहाँ से जब पुलिस की जो टीम है, थाना इंचार्ज है, अपने कांस्टेबल के साथ पहुँचते हैं, और पहुँच करके जो छोटा लड़का है दिनेश, जब दिनेश को पुलिस
देखती है सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि इतना छोटा सा लड़का है एक विधवा महिला को गर्भवती कैसे कर सकता है। लेकिन जब सोनी सारी बातें बताती है कि आखिर कैसे कैसे हुआ था, तो फिर कहीं ना कहीं इस बात का पे अब जुर्म लग जाता है कि दिनेश ने उस महिला का रेप किया है। लेकिन दिनेश के परिवार वाले कह रहे हैं कि उसका लड़का ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन मेडिकल जब चेकअप कराया जाता है, डीएनए मैच करवाया जाता है, तो क्लियर हो जाता है कि ये लड़का किसी और का नहीं बल्कि दिनेश का ही है। अब दिनेश शादी तो कर नहीं सकता क्योंकि अभी वो नाबालिग है। इस मामले को कोर्ट में लाया जाता है और फिर दिनेश से पूछा जाता है कि आखिर इसके साथ ये कब से चल रहा है। तो वो बताता है कि साल 2019 के करीब से ही उसके साथ ऐसा हो रहा है और ये उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है, जबरदस्ती बनाती है, जब वो मना करता है तभी बनाती है, शादी के लिए पहले से प्रेशर दे रही है। तो फिर आखिर मैं परेशान था। जब इस मामले की सुनवाई जब कोर्ट में होती है, तो जब जो जज साहब होते हैं वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ इस औरत का शोषण नहीं हुआ बल्कि एक लड़के का शोषण हुआ है, जो कि अभी नाबालिग है, नासमझ है। उसकी उम्र अप्रॉक्स 16 साल के करीब थी एग्जैक्टली जो होती है। अभी ये लड़का नाबालिग है और ये लड़का ऐसा कर ही नहीं सकता क्योंकि अभी ये उस पोजीशन में ही नहीं पहुंचा है कि ये महिला का रेप कर सकता है। हालांकि इस महिला ने ही इस लड़के का शोषण किया है। तमाम जो भी सबूत है उसी सबूतों के आधार पर जो जज साहब वो बयान देते हैं और उस महिला को 10 साल की सज़ा सुनाई जाती है और साथ ही साथ 50,000 रुपये का जुर्माना दिया जाता है। फिलहाल जो महिला है वो जेल में है और जो लड़का है उसको बाल सुधार गृह में भेजा गया है। उसके बाद कहीं ना कहीं लड़के की भी गलती है, तब इसलिए वो भी बाल सुधार गृह में रहेगा, यानी कि एक तरह से कह लीजिए कि वो भी जेल में ही रहेगा। फिर कुछ समय बाद उसको रिहा किया जाएगा। यानी कि अभी भी जो लड़का है इस टाइम पे जो लड़का है अभी वो जेल से बाहर है, लेकिन जो महिला है अभी वो जेल की सलाखों के पीछे ही है। तो उसने कहीं ना कहीं अपने जीवन को बर्बाद कर दिया। तो इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।